हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो पैसा पॉलिसी और बाजार। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हमारा टॉपिक है ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। म्यूचुअल फंड का एक रूप है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और टैक्स सेव भी करते हैं और रिटर्न भी पाते हैं। लेकिन इस रूप में हम किस तरीके से पैसा बचा सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर तरुण गर्ग डायरेक्टर हैं टैक्स डिपार्टमेंट के डिलॉयट से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं शरद कोहली सर, इकोनॉमिस्ट हैं और फाइनेंस एंड टैक्स ग्रुप। शरद सर, वेलकम टू अवर शो। तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शरद सर, पहले मैं आपके पास आता हूँ सर। ये सर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जब हम ये टर्म सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि ठीक है, हमें एक टैक्स भी बचाना है और पैसा भी कमाना है। सर थोड़ा सा बताएं, एक जो आम आदमी है जो इस पूरी चर्चा को सुनने जा रहा है, उसको क्या फायदा मिलेगा? देखिए, ईएलएसएस जो है, पहले तो हमें ये जानना होगा कि वो जो ओल्ड रेजिम ऑफ टैक्सेशन है, जिसके बारे में पीछे बहुत बजट में चर्चा भी हुई, इस साल भी जो न्यू ओल्ड रेजिम है वो अभी भी लागू है। तो पहले तो जो लोग ओल्ड रेजिम में है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, उसी के अंतर्गत ये कवर होता है। तो पहली बहुत जरूरी बात तो मैं बताना चाहूंगा, तो जो लोग न्यू रेजिम में जा रहे हैं उनके लिए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हम ईएलएसएस की बात कर रहे हैं। तो पहली जरूरी बात हो गई। दूसरी जरूरी बात देखने वाली बात यह है कि क्योंकि 80C एक बहुत भीड़ भाड़ वाला सेक्शन है, उसमें आपका प्रोविडेंट फंड भी आता है, उसमें आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बच्चों की आपने ट्यूशन फी पे करी है वो भी आती है, आपने मकान की इंस्टॉलमेंट की प्रिंसिपल रीपेमेंट करी है वो भी आती है। तो जो टोटल 1.5 लाख का पूरा लिमिट है, उसमें से ये सब करने के बाद, या कुछ लोग तो ऐसे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं हम खाली ईएलएसएस में बेनिफिट लेना चाहते हैं, बाकियों का नहीं लेना चाहते हैं, तो वो 1.5 लाख की लिमिट के अंतर्गत ये आता है। दूसरी जरूरी बात, ध्यान रखने वाली बात यह है। तीसरी बात इसमें यह है कि आप जब 80C के अंतर्गत क्लेम करते हैं तो आपको अपनी इनकम में से डिडक्शन मिलती है। चैप्टर 6A के अंतर्गत जो कैटेगरी है उसमें 80C आता है। तो मान लीजिए आप 30% स्लैब में है, तो आपका सीधा सीधा, मान लीजिए आपने पूरा 1.5 लाख ईएलएसएस किया है, तो आपका सीधा सीधा 30% उसमें से आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड से तो जो फायदा मिलेगा सो मिलेगा ही, वो तो आपको डिविडेंड मिलेगा, या आप ग्रोथ ऑप्शन में है, जो भी आपने ऑप्शन चूज कर रखी है वो एक अलग बात है, पर उसमें आपको जो इमीडिएट फायदा सीधा सीधा 80C में बच जाता है। तो कुल मिला के, और चौथी जरूरी बात यह है कि दो तरीके के ईएलएस होते हैं, एक ग्रोथ होता है और एक डिविडेंड होता है। मतलब एक में आप अपने जो आपने निवेश किया हुआ है, जो इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको आप बढ़ने देते हैं, उसकी एनएवी जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, समय बीतता जाता है, अगर वो म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है तो उसकी एनएवी बढ़ती जाती है। और जो डिविडेंड है, उसमें जो भी कमाई म्यूचुअल फंड एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो ईएलएसएस को मैनेज कर रही है, वो आपको साल ब साल डिविडेंड देती है। और दोनों की जो टैक्सेबिलिटी है, मतलब इसमें से जो आपको रिटर्न आता है, जो आपको मुनाफा होता है, दोनों की टैक्सेबिलिटी बिल्कुल अलग अलग किस्म की है। जो इनकम स्ट्रीम में आपको डिविडेंड मिलता है, ग्रोथ में आप कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मुख्य 4-5 बातें मैं इसमें बताना चाह रहा था। इससे पहले कि हम इसके अंदर और ज्यादा डुबकी लगाएं, मैंने सोचा पहले पानी की सतह जान ले कि ये इसमें गहराई है कितनी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ इसमें और गहराई में इस मुद्दे पर जाने के लिए। तरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी, जब आपके पास लोग आते हैं टैक्स की एडवाइस लेने के लिए, इंडिविजुअली भी आते होंगे, कॉर्पोरेट्स भी आते होंगे, तो सर आप कितना एडवाइस करते हैं ईएलएसएस स्कीम को उनके पोर्टफोलियो में रखने के लिए? देखिए विवेक, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। अब ईएलएसएस जो शरद सर ने भी बताया, ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, तो मार्केट के अप्स एंड डाउन से भी ये अछूता नहीं है। सो लोगों को ये जरूर जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम रिस्क अवर्स हो, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो मेरे नजरिए में फिर आप ना ही जाएं तो अच्छा है। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हैं, थोड़ा सा आपका रिस्क एपेटाइट है, तो आप जरूर उस नजरिए से ईएलएसएस एक बेहतरीन आपका विकल्प हो सकता है। अब दूसरे अगर मुद्दे पे आए, दूसरी पॉइंट पे आए, तो
डेफिनेटली इसमें कौन जा सकता है, तो अगर हम एटीसी के फाइन प्रिंट्स को पढ़ें तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो हैं असेसीज वही इसमें निवेश कर सकते हैं। तो अगर जैसा कि शरद सर ने कहा, एक सैलरीड क्लास के लिए तो प्रोविडेंट फंड ही काफी हो जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया नहीं है, टैक्स डिडक्शन का नजरिया नहीं है, तो अगर सिर्फ उसी नजरिए से इन्वेस्ट करना है, फिर आप डिडक्शन के पर्सपेक्टिव से तो फिर और भी प्रोडक्ट्स है। बट मैं अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कहूँ तो एक ये बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, बशर्ते कि आप इसमें बने रहिए। ये सबसे छोटा लॉक इन वाला एक प्रोडक्ट है, तो इसमें 3 साल का लॉक इन है। अगर हम और भी प्रोडक्ट्स देखें, जैसे यूलिप्स है, यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, या फिर और भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो वहां पे थोड़ा लॉक इन का परेशानी हो सकती है। लिक्विडिटी उतनी नहीं है जितनी की यहाँ पे है। तो मेरे नजरिए में अगर आप स्टार्ट ऑफ द करियर में हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक रिटर्न का भी फायदा होए मार्केट से, तो मेरे नजरिए में कुछ भाग एटलीस्ट 15%, 20%, डिपेंडिंग अपॉन कितना आप रिस्क टेक की एबिलिटी है आपकी, आपको डालना चाहिए इस पैसे। जी शरद सर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईएलएसएस होता है इसमें लॉक इन पीरियड होता है, आपका टैक्स भी सेव होता है। सर मार्केट में जब हम इक्विटी मार्केट में, जैसा कि तरुण जी भी बोल रहे हैं कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें एंटर करें, अदरवाइज थोड़ा सा रिस्क तो है, इसमें भी है। अगर नाउ सपोज 3 साल तक मार्केट परफॉर्म नहीं करता है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा और टैक्स भी सेव हो जाएगा, तो दोनों पर्पस तो सॉल्व नहीं होंगे, केवल टैक्स सेव होगा, हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न्स का भी सामना करना पड़े। तो सर क्या एडवाइस करते हैं कि डायरेक्टली आप टैक्स को छोड़ दें और ईएलएसएस में नहीं जाएं, क्योंकि ईएलएसएस के रिटर्न थोड़े से कंजर्वेटिव भी कहे जाते हैं। जी हाँ, ये बात सच है। और जैसा तरुण ने कहा, ये मार्केट की जो वेगरीज होती है, मार्केट के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो इसको सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। क्योंकि हम बात इक्विटी की कर रहे हैं, नाम ही इक्विटी लिंक्ड है, तो इक्विटीज में जो एएमसी है वो सीधा इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है। और शेयर बाजार कहीं भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, वहीं का वहीं ठहरा भी रह सकता है। ओवरऑल आजकल भी हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल पिछले कुछ महीनों से मची हुई है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो ईएलएसएस की नेट एसेट वैल्यू वहीं की वहीं खड़ी हो। ये भी हो सकता है कि कुछ पीछे ईएलएसएस ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 15%, 20% तक रिटर्न भी हम देखे गए हैं बहुत सारे ईएलएसएस में, हम यहाँ नाम नहीं लेते। और बहुत सारे ईएलएसएस ऐसे भी देखे गए हैं विवेक, जिसमें शॉर्ट टर्म में लोगों की एनएवी, मान लीजिए जिसने 100 रुपए लगाए थे, तो वो 80-90 तक भी देखे गए हैं। ये बात सच है। और जब भी म्यूचुअल फंड में देखिए कोई भी इन्वेस्ट करता है, तो आप म्यूचुअल फंड का जब कभी आपने जो उसका प्रचार, उसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, उसमें जल्दी से एक लाइन बोली जाती है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट, उसके आगे लोग कुछ नहीं सुनते हैं। तो वो बहुत ध्यान देने वाली, वो जल्दी बोली जाती है पर बहुत ध्यान से सुनने वाली होती है। कि लोग सोचते हैं बस लगाया, बस पैसा लगाया तो जैसे बैंक एफडी में सेफ पड़ा है, साल का पैसा आ रहा है, मुझे रिटर्न आता रहेगा, ऐसा नहीं है। ईएलएसएस के लिए मेरे ख्याल आज का आपका ये डिस्कशन भी इसी मकसद से है कि लोगों को ये पता लगे कि ईएलएसएस असल में क्या है और इसमें फायदे नुकसान क्या है। तो आपका, इसीलिए जब मैंने लॉन्ग टर्म की बात करी विवेक, तो जनरली देखा गया है, मैं हालांकि इसको हम स्टैंडर्ड रूल नहीं मानते, पर जनरली देखा गया कि जब लॉन्ग टर्म की, जब हम अब ये लॉन्ग टर्म आप पूछेंगे कि कितना लॉन्ग टर्म, भैया आप किसी के लिए तो 1 साल लॉन्ग टर्म है, किसी के लिए 3 साल लॉन्ग टर्म है, तो 3 साल का लॉक इन तो है ही है। पर मैंने ऐसे देखा है कि जब लोग 5 से 10 साल तक इसमें बने रहते हैं, ये मैं आपको अपने लंबे 34 साल के तजुर्बे के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जब लंबे 5 से 10 साल लोग बने रहते हैं, तो ऐसे बहुत ही कम देखा गया कि उसको घाटा हुआ। क्योंकि मार्केट क्या है कि अगर हम पिछले 15-20 साल का शेयर मार्केट का रिकॉर्ड देखें, तो ठीक है बीच बीच में 2008 में गिरी, कोविड के दौरान गिरी, पर मार्केट गिर गिर के उठी है और ओवरऑल मार्केट आगे ही गई है। आज हमारा अगर इंडेक्स 60,000 के आसपास घूम रहा है, तो कभी ये जीरो होता था। तो अगर निफ्टी आज 17-18 हजार है, तो कभी ये जीरो भी होता था। तो मार्केट ओवरऑल लंबे वक्त में, इसीलिए मैंने शुरू में जोर दिया कि आपको लॉन्ग टर्म नजरिया अगर आप रख रहे हैं तो ईएलएस है, आपको बहुत कम चांस है। पर लंबे नजरिए का मेरा मतलब है कि हो सकता है 2 साल में भी फायदा हो जाए, आपको 3 साल में हो जाए। पर अगर आपने जो एग्जांपल लिया कि मान लीजिए 3 साल में वही के वही खड़े हैं, टैक्स तो बच गया और रिटर्न कुछ आया नहीं, ग्रोथ कुछ हुई नहीं, ना डिविडेंड आया ना उसमें ग्रोथ हुई, जो भी ऑप्शन लिया दोनों में कोई फायदे में नहीं रहे, तो ये बात सच है। तो मेरा मानना है कि आप ईएलएसएस जब ले रहे हैं तो इसको लेके आप भूल जाइए मतलब आप इसको 5 से 10 भूल जाइए, वर्ड यहाँ बहुत जरूरी है। लोग मुझे कहते हैं साहब इन्वेस्टमेंट करके भूल गए,
तो आप तो कह रहे हैं भूल गए, पता लगाओ इन्वेस्टमेंट हमें याद। भूल जाइए का मतलब ये है कि आप जब बार बार इन्वेस्टमेंट को याद करते हैं तो ये इन्वेस्टर की साइकोलॉजी हमने एनालिसिस करी, उसमें हमने देखा कि जो लोग बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं वो कभी ना कभी दूसरी तीसरी चौथी बार याद करके फिर उसको लिक्विडेट कर देते हैं कि इसमें से निकलो, चलो कुछ और करो। तो भूल बिल्कुल। जाइए का मतलब आप 5 से 10 साल के लिए रखें, आपको कम चांस है इसमें घाटा खाने का। और एक जरूरी बात विवेक जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जो मैंने पहले कही थी और तरुण ने जो बात कही उससे आगे मैं बात को ले जाना चाहूंगा कि दोनों जो ऑप्शंस हैं, ग्रोथ और डिविडेंड, अभी मैंने जो शुरू में जिक्र किया था कि आपके पास जी बिल्कुल। चॉइस होती है आप क्या चूज करें, उसमें अमूमन देखा है हमने कि ग्रोथ वाले जो चूज करते हैं, जो निवेशक, जो इन्वेस्टर्स ग्रोथ को चूज करते हैं वो ज्यादा कमा जाते हैं, क्योंकि उनको जो उसमें से रिटर्न आ रहा है वो री इन्वेस्ट होता जाता है। जबकि डिविडेंड तो आप लेते जाते हैं, हर साल आपको बढ़ जाता है, उसको आप लेके खर्च करिए, आप दोबारा कहीं निवेश करिए, जो मर्जी करिए। पर जो ग्रोथ वाले हैं उसमें एनएवी बढ़ती है, इसका मतलब ये है कि जो आपका रिटर्न आ रहा है उसको वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस इंटरेस्ट पे, या यूं कहूं कि डिविडेंड पे जो इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड पे जो रिटर्न आ रहा है, वो भी आपके खाते में जुड़ रहा है एक तरह से। तो ग्रोथ वालों को ऐसा देखा गया है ट्रेंड में कि ज्यादा लाभ हुआ है। तो जो भी लोग ईएलएसएस लेना चाहते हैं विवेक, पहले लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। दूसरा, वो ग्रोथ ऑप्शन को, अगर उनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, कुछ लोग होते हैं रिटायर्ड जिनको हर साल इनकम चाहिए होती है, भाई साल के 10 साल कुछ ना कुछ आता रहे, हमें अपने खर्चे भी चलाने हैं। पर अगर आप यंग हैं और आपके सामने अभी बहुत समय पड़ा हुआ है, आपकी एक रेगुलर सैलरी आ रही है, रेगुलर कोई भी इनकम आ रही है, तो आप इसकी रेगुलर इनकम पर डिपेंड मत करें, आप ग्रोथ करें, इसको बढ़ने दें। आपको मैं सच बात बता रहा हूँ विवेक कि मैंने अपने जीवन काल में एक व्यक्ति को 15-20 हजार रुपए जिसकी सैलरी थी, वो शख्स 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में लगाता था। अब मैं ईएलएस नहीं, क्योंकि ईएलएस म्यूचुअल फंड का ही फैमिली का है, तो हम उस फैमिली की बात बिल्कुल। कर सकते हैं। उसने, आप मानेंगे नहीं, आज उस व्यक्ति के पास, मैं जानता हूं उस शख्स को, वो नाम नहीं बताना चाहेगा अपना, आज वो 4-5 करोड़ रुपए का मालिक है। वो बढ़ते 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 बढ़ते, उसको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं हम, क्योंकि आप कंपाउंडिंग मतलब आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे और इंटरेस्ट, बिल्कुल। उससे और इंटरेस्ट, डिविडेंड से और डिविडेंड, डिविडेंड से। तो ये ग्रोथ ऑप्शन इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। और लॉन्ग टर्म नजरिया ईएलएसएस में मैंने बहुत कम लोग देखे जो नुकसान होता है। पर हाँ, आपका टैक्स का पोर्टफोलियो अगर भर गया है, मान लीजिए वो 1.5 लाख एटीसी का आपका पूरा हो चुका है, आपके पास तो बचा ही नहीं कुछ एटीसी में टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए, तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर भी हम ईएलएसएस में आए कि फिर ना आए। फिर आप बिल्कुल। ईएलएसएस में मत जाइए, फिर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में जाइए। आप उसको ईएलएसएस पर्टिकुलर स्कीम मत चूज करिए, पर म्यूचुअल फंड का रास्ता तो आपके पास हमेशा ही खुला हुआ है, एसआईपी का रास्ता आपके पास हमेशा खुला हुआ है। 13,000 करोड़ रुपए प्रति माह इस समय विवेक, एएमसी का डेटा है, हर महीने एसआईपी के जरिए कलेक्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। हम एक डेटा भी देख रहे थे सर कि एक जमाने में होता था कि इंडियन इक्विटी मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स की जो हिस्सेदारी होती थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। अभी जी ये बढ़कर 8% ऑफ द टोटल मार्केट कैप आ चुकी है और एफआईज की करीब 20% है। तो अभी भी एफआईज काफी बड़े इन्वेस्टर हैं इंडियन मार्केट में। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का आप देखें तो पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है। और अगर हम इन दोनों को हटा दे तो रिटेल पार्टिसिपेशन और जो अन्य जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, उनके हाथ में भी काफी इक्विटी आती जा रही है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर जो आपने उठाया। तरुण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर, जैसा कि सर ने बताया कि जब आपका एटीसी के अंदर आपका सारा जब टैक्स बचाने का पोर्शन खत्म हो जाता है, तब आप कोई तरीका बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में ही जाएं, या कुछ और तरीके बताते हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड्स का आपका अगर किसी, ये क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता होगा ऑफ कोर्स कि किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो ज्यादा इक्विटी में है तो आप शायद दूसरी जगह पर उसको बोलते होंगे। तो आप क्या दूसरी जगह पर कहाँ बोलते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो? देखिए विवेक, ये आपने एक वाजिब क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देखिए अगेन इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। अगर उसका एटीसी का पोर्टफोलियो ऑलरेडी भर गया है 1.5 लाख से, तो और अगर उसने ऑलरेडी इक्विटी लिंक्ड में डाल रखा है, तो एक एनपीएस भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, नेशनल पेंशन स्कीम। अगेन उसमें क्या है, 50,000 का एक और अलग से बेनिफिट एटीसीसीडी 2 में और 1B में मिलता है। 50,000 का एम्प्लॉय अगर अपने से कंट्रीब्यूशन करता है, और अगर वो सैलरीड क्लास है तो उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन जो करेगा, तो वो भी एक फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल लिमिट, हालांकि अब बजट्स ने ये लूप होल पहचान के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काफी टाइम से इसको चेंज भी कर दिया, अब 7.5 लाख की लिमिट भी ले आए हैं।
उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, मैं टॉपिक से नहीं भटकाना चाहूंगा। बट हाँ, ये एक एनपीएस भी एक बेहतरीन विकल्प है। देखा गया है कि एनपीएस में एक तो 50,000 की डिडक्शन से भी काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं, और उसके साथ साथ एनपीएस में भी मतलब रिटर्न्स भी काफी अच्छे आए हैं, और साथ में अब इसमें पार्शियल लॉक इन, जो मतलब पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है, वो भी अवेलेबल है। तो एक एनपीएस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके अलावा देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी है, लेकिन उसमें भी फिर एक थोड़ा सा लॉक इन का प्रश्न रहता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि एक बैलेंस तरीके से अपना पोर्टफोलियो जरूर देखना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को। तो सारा का सारा इक्विटी में भी ना डाले, वो भी एक समझदारी का काम नहीं होगा। और सारा का सारा ऐसा भी नहीं है कि एक सेफेस्ट बेट में आप एफडी में ही लगा दें, तो जिससे कि आप एक इन्फ्लेशन को भी ना बीट कर पाए। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए पोर्टफोलियो को जब भी वो मेंटेन करें। तो ओवरऑल टैक्स भी एक ड्राइवर है, बट जैसा कि शरद सर ने बताया कि न्यू रिजीम में अब टैक्स कैन नॉट बी योर ड्राइवर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो टैक्स अगर आपका ड्राइवर है इन्वेस्टमेंट का, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो उस गवर्नमेंट का भी उद्देश्य अब यही है कि आप टैक्स ड्राइवर के बजाय आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, इच्छाएं हैं, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट आगे जारी जारी रखिए। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरे नजरिए में ईएलएसएस के बजाय अगर आप देखना चाहें तो म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं जो हैं। अब डेट ओरिएंटेड भी काफी सारे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं। इसके अलावा एनपीएस और जो हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड की भी चर्चा की, तो ये सारे भी विकल्प मौजूद है। सुकन्या समृद्धि स्कीम भी है जिसमें कि एक अच्छा वो है, अच्छी रिटर्न मिलती है। और अभी जैसे बजट में अगर आप देखेंगे तो दो चीजों पे सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो उस पे भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट में बहुत ही अच्छी एक जो चीज करी गई है कि उनका जो कैपिंग है, जो अलाउड, जो 30 लाख कर दिया गया है। तो वरिष्ठ नागरिक वहां से भी उसमें लगा के एक कमाई कर सकते हैं। तो कई बार मैंने ये देखा है, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो उनको एक अगर लमसम अमाउंट मिला है तो वो कहाँ डालें, तो एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में अगर लगा दें, जैसे अब पहले शायद 15 लाख का था, अब 30 लाख का कर दिया, जॉइंट के केस में वो 45 लाख हो गया है। तो अगर एक इंडिविजुअल ही अगर 20 लाख 30 लाख का लगा देगा उसमें इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली करीब 8% के करीब अब ब्याज है, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं। तो उसमें भी आपको बेहतरीन एक फायदा मिल सकता है। और एक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स का भी इन्होंने मंथली वो जो कैपिंग है और एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो भी बढ़ाया है, 15 लाख के करीब कर दिया है। तो वहां से भी आप ब्याज का फायदा उठा सकते हैं अगर आपको एक फिक्स्ड इनकम की तरफ जाना है। जी। शरद सर, जैसे वैसे तो बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन ये पूछना जरूरी है क्योंकि जो लोग इसको देख रहे हैं वो पूरी तरह से समझे। मान लीजिए मैं एक आम आदमी हूं और मैं एक इन्वेस्ट करता हूं ईएलएसएस में, और 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन मुझे दूसरे साल पैसे की जरूरत आ पड़ती है और मुझे वो पैसे जरूरी चाहिए ही चाहिए, मतलब मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो क्या कुछ ऐसा ऑप्शन होता है कि मतलब मैं उसको तोड़वा सकता हूँ, या 3 साल का लॉक इन रहेगा ही, उसको हम तोड़ ही नहीं सकते? देखिए 3 साल का लॉक इन तो मस्ट है इसमें। इसमें विवेक, पहली बात ये ध्यान रखिए वो, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जब ईएलएसएस करते हैं तो हम टैक्स का एंगल उसमें आता ही आता है। जिसने लिया हुआ है लाजमी बात है उसने टैक्स का बेनिफिट लिया होगा। तो आपका एटीसी में भी एक प्रॉमिस हो जाता है गवर्नमेंट से, अनसेट, कोई लिखित में नहीं देना होता पर एक प्रॉमिस होता है कि आप इसको तो अगर आप 3 साल से पहले या बाकी चीजों में 5 साल है, अभी जैसे तरुण ने बताया सबसे कम ईएलएसएस में है, बाकी में तो 5 एक साल का है, पीपीएफ में 5 साल का है, एनएससी भी 5 साल से ऊपर की होती है। तो आप जब वो प्रॉमिस को वायलेट करते हैं और आपके जो आपने एटीसी का बेनिफिट लिया था वो बेनिफिट आपसे वापस ले लिया जाता है और उस पर आपको हर्जाना भी देना पड़ सकता है, आपको उस पर पेनल इंटरेस्ट देना पड़ सकता है कि आपने एक कमिटमेंट जो अपनी टैक्स रिटर्न में किया था आप उस कमिटमेंट को वायलेट कर रहे हैं। तो इसलिए इसलिए इसका लॉक इन तो विवेक मान के चलना ही चाहिए। पर यहाँ पर क्योंकि टैक्स की बात आई तो मैं एक और जरूरी, क्योंकि बात ईएलएसएस की है तो मेरा मन तो बार बार कर रहा है कि मैं और इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेट्स पर जाऊं। जैसा अभी तरुण ने जिक्र किया था, सीनियर सिटीजन स्कीम का जिक्र किया, उन्होंने सुकन्या समृद्धि का जिक्र किया। तो उनको मैं बता दूं वो एमआईएस है जिसका वो जिक्र कर रहे थे, पोस्ट ऑफिस स्कीम, जिसमें लिमिट अब 9 लाख से बढ़ाकर
15 लाख रुपए कर दी गई है। MIS जो मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस की होती है। तो मन तो मेरा कर रहा है कि मैं और, पर क्योंकि आपका आज का शो हमारा बिल्कुल। ELSS पे फोकस्ड है, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को ELSS के बारे में मिले। और क्योंकि अब टैक्स सेविंग सीजन भी चल रहा है हम फरवरी में है, फरवरी के आखिर पे पहुंच रहे हैं, कुल मार्च का महीना और बचा है आपके पास, जो भी आपने करना है। तो ELSS की टैक्सेबिलिटी को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं उस पर थोड़ा सा, आपकी इजाजत हो तो उस पर थोड़ा सा बिल्कुल सर, रोशनी बिल्कुल। डालना चाहूंगा कि जो हमने बात करी डिविडेंड ऑप्शन की और ग्रोथ ऑप्शन की, तो जो डिविडेंड आपके पास आता है, तो हम जानते हैं 5 इनकम के सोर्सेज होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 पॉसिबल Right. सोर्सेज होते हैं। कोई छठे सोर्स से आप इनकम नहीं कमा सकते आयकर अधिनियमों के अंतर्गत। तो जो आपका इसमें से डिविडेंड आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको दिखाना होता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि उस पर टैक्स कितना देना होता है। पहली बात तो वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। वो डिविडेंड PPF के इंटरेस्ट की तरह नहीं है जो कि माफ हो जाए, ये पूरा टैक्सेबल होता है। इनकम तो जिस भी स्लैब में आप है, आप 5% के वाले में है, 20%। मैं न्यू रिजीम का तो जिक्र ही नहीं कर रहा क्योंकि वो बात करने का फायदा नहीं, क्योंकि उसमें तो ये सब चीज होती नहीं है। बिल्कुल। 5%, 20%, 30%। तो आप जिस भी स्लैब में होंगे उस स्लैब के अनुसार आपको अपना टैक्स अपनी इनकम में जोड़ के, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूटेशन बनती है, उसके अनुसार देना पड़ेगा। परंतु अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया, ज्यादातर लोग ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया ज्यादा फायदेमंद, जो म्यूचुअल फंड के एजेंट्स होते हैं ना विवेक, वो भी यही बात बताते हैं कि आप ग्रोथ ऑप्शन लीजिए। तो ज्यादातर लोग ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं। तो ग्रोथ ऑप्शन आप लेते हैं तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। तो अगर इक्विटी बेस्ड स्कीम है तो वहां पर 1 साल का पीरियड होता है जिसके बाद वो लॉन्ग टर्म मान लिया जाता है। तो अगर आपने 1 साल के बाद, हालांकि इनकम टैक्स में तो वो 3 साल है, कुल मिला के मैं कहूँ तो 3 साल के बाद आप निकालते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। और उस पर इक्विटी का है तो आपको 1 लाख रुपए की सेक्शन 112A के अंतर्गत 1 लाख रुपए का आपको एग्जेम्पशन भी मिलता है। यानी कि अगर आपका जो कैपिटल गेन हुआ है, मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया था और आपको 1,50,000 मिले अब 3 साल बाद, तो वो 50,000 आपको कोई टैक्स नहीं देना उस पर, क्योंकि 1 लाख की जो लिमिट है उसके अंतर्गत आता है। अगर 1 लाख से बिल्कुल। ऊपर जाता है फिर आपको टैक्स देना होता है। ये तो हुआ लॉन्ग टर्म का। और शॉर्ट टर्म अगर आप निकालते हैं किसी म्यूचुअल फंड में से, तो उसको फिर हम 1 साल से कम में, अगर इक्विटी का है तो वो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, उस पर 15% टैक्स है। ये एक कैटेगरी हो गई इक्विटी की। राइट। अब मान लीजिए कोई डेट फंड में जा रहा है, तो डेट फंड में फिर उसमें जो 20% टैक्स लगता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपके स्लैब में जाके जुड़ जाता है। तो जो भी लोग ELSS कर रहे हैं उनको मुझे लगता है विवेक कि जब वो ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग मैंने देखे वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट तो कर देते हैं। किसी ने कहा जल्दी जल्दी में फरवरी मार्च में, आपने भी देखा होगा आपकी कंपनी में लोग, भाई फटाफट करो, ये बेनिफिट मिल रहा है, इसकी 31 मार्च लास्ट डेट, अकाउंट्स वालों ने फॉर्म भेजा हुआ है, जल्दी से भर के कर बिल्कुल। दो। वो ये जानना भूल जाते हैं कि इस पे टैक्स कैसे लगेगा कल को, जब हम इसको निकालेंगे या इस पे डिविडेंड आएगा, वो उस टाइम जानकारी नहीं लेते। तो मुझे लग रहा है कि ये मैं इसलिए जिक्र करना चाह रहा था कि जो भी लोग ELSS में प्रवेश कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, जो आना चाहते हैं, या जिनके पास ऑलरेडी है और अभी मैच्योर नहीं हुई है, अभी उस पर डिविडेंड नहीं आया है, तो वो ये जानकारी अपने पास लिख के रख ले कि इसकी टैक्सेबिलिटी जो मैंने अभी बताई किस प्रकार से होती है। बाकी ये सच है, अगर हम इसको मतलब हालांकि समराइज हम बाद में करते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि एक जिक्र जरूर कर देना चाहिए। ये सच है कि न्यू रेजीम को जिस प्रकार सरकार बढ़ावा दे रही है आने वाले साल से, और वित्त मंत्री महोदया ने बोला और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स की भी ये स्टेटमेंट आई कि उम्मीद की जा रही है कि आधे से 2/3 लोग ये जो नए बजट में चेंज किए गए अगले साल से शायद न्यू रेजीम में आ जाए। तो ऐसे में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ELSS की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम होती नजर आएगी। पर अभी फिलहाल इस साल के लिए ये बहुत बहुत रेलेवेंट है। और क्योंकि ओल्ड रेजीम में, आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, 7,52,00,000 रिटर्न्स फाइल हुई थी पिछले 31 दिसंबर तक, जिसमें से कुल 5 लाख रिटर्न्स न्यू रेजीम में थी। ये न्यू रेजीम वो वाली है जो अभी तक चल रही है, ये न्यू नहीं है, ये न्यू ओल्ड वाली है, मतलब जो अभी 31 मार्च तक जो चल रही 5 लाख वाली। तो उसमें कुल 5 लाख रिटर्न 7,52,00,000 में से न्यू रेजीम पॉपुलर नहीं हुई थी, इसीलिए इस बार बजट में उसको लुभावना बनाया गया है। तो इसलिए इस समय इसका जिक्र बहुत जरूरी है ELSS का, कि आप 31 मार्च से पहले, एक मैं जरूरी सलाह देना चाहूंगा यहाँ पर, मैं सोचता हूँ कि भूल ना जाऊं मैं कहीं, वो ये है कि मैं सबको, जो भी जागरण बिजनेस के रेगुलर फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, और टैक्स पे, अगर वो आप टैक्स पेयर है, तो एक गलती जो करते हैं विवेक, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है तो मैं जिक्र कर रहा हूं, कि अपने 1.5 लाख के छोटे से पोर्टफोलियो को
कृपया खाली ना छोड़े। मैंने देखा बहुत सारे लोग 1 लाख ही इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, 70-80 हजार है, कहा हमारे पास तो टाइम नहीं है, बिजी है, अभी पैसे यार और बहुत कमिटमेंट्स है, मुझे यहाँ खर्च करना है, घूमने जाना है, कोई शादी ब्याह है, गाड़ी खरीदनी है। इस पैसे को 1.5 लाख को आप जरूरी समझ के करिए, क्योंकि आप जैसे ही 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और आप 30% स्लैब में है, तो आपको 45,000 रुपए का तो टैक्स एडवांटेज ही सीधा मिल जाता है। अभी उसके जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसकी तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ईएलएसएस में आपने अगर 1.5 लाख आपका पूरा नहीं है तो आप जरूर आइए और पूरा 1.5 लाख को करिए। ऊपर भी जा सकते हैं तो बेशक ऊपर भी चले जाइए, 1.5 लाख से कोई बात नहीं, टैक्स ड्राइवर अप्रोच छोड़ दीजिए, पर इसमें जरूर करिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, यह आपको जरूर फायदा देकर जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई है कि 1.5 लाख के अपने पोर्टफोलियो को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपको डिडक्शन का पूरा फायदा उठाना है तो उसमें 1 लाख नहीं, पूरा 1.5 लाख फिल कर लें और उसमें म्यूचुअल फंड्स लें या जो भी उसमें अदर ऑल्टरनेट्स हैं उनके जरिए जरूर पूरा कर लें। तरुण जी, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आपसे मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उनके टैक्स बचाने पर ही होते होंगे वैसे तो, लेकिन कमाने को लेकर भी होते हैं क्या केवल बचाने पर ही होते हैं? देखिए, ज्यादा, क्योंकि एज अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम टैक्स के सेवर्स पे ज्यादा होता है, क्योंकि अब इनकम कमाने वाला हम वेल्थ मैनेजमेंट तो ज्यादा उनको एडवाइस नहीं दे सकते। हम ज्यादा तो तार उस पे यही बोलते हैं कि भाई दैट डिपेंड्स अपॉन आपकी किस टाइप की आपकी अप्रोच है, आप रिस्क अवर्स हैं या रिस्क टेकर हैं, तो उसी हिसाब से। बट टैक्स बचाने को लेकर ज्यादा प्रश्न होते, तो जैसा कि हमने अभी जिक्र भी किया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एटीसी वैसे ही आपके प्रोविडेंट फंड से ही हमने देखा है काफी हद तक मीट हो जाता है। तो उसके अलावा फिर ईएलएसएस, अगर आपने होम लोन ले लिया, होम लोन का जो हाउसिंग लोन पे जो आप प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां से भी फिर आपको इसी एटीसी में फॉल करता है। हालांकि इस बार बजट में ये चेंज जरूर आया है कि आप डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आपने एटीसी में अगर उसको दिखा दिया है तो फिर आप उसको जोड़ नहीं सकते, दोबारा नहीं जोड़ सकते। तो मतलब आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं ऐड कर सकते। तो ये सारी चीजें भी हैं ध्यान देने वाली। कुछ और पहलुओं पे अगर मैं नजर डालूं तो अब एक जो चीज बजट पे भी थी कि आपको अपनी रिटर्न्स को, अब जो डिफॉल्ट रिजीम है, अब वो जो न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया है, जैसे शरद सर भी चर्चा कर रहे थे, पॉपुलैरिटी की बात थी, तो अब आपको रिटर्न जरूर टाइम से फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने रिटर्न नहीं टाइम से फाइल करी तो डिफॉल्ट रिजीम में आपकी न्यू रिजीम हो जाएगी और फिर ओल्ड रिजीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो जो भी लिसनर्स हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने टैक्स पोर्टफोलियो को जरूर देखें। अब जैसे हम ब्रेक इवन की भी चर्चा करें कि भाई टैक्स में कैसे मेरे को बचाना है, न्यू रिजीम में जाना है, ओल्ड रिजीम में जाना है। तो न्यू रिजीम में हम देखा है कि ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, अगर आपकी 15,50,000 से ऊपर की इनकम है या उतनी है, तो 4,25,000 का एक ब्रेक इवन जो आता है, इंक्लूडिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब ओल्ड रिजीम में भी है, न्यू रिजीम में भी है। तो उसका अगर आप एक एनालिसिस कर लें तो फिर आप जा सकते हैं, आप अपने ओल्ड रिजीम में कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपकी उससे कम है तो फिर आपके लिए न्यू रिजीम ही फायदेमंद होगी। तो ज्यादातर क्लाइंट्स हमसे टैक्स सेविंग्स पे ही ज्यादा प्रश्न होते हैं उनके जी। तो यही फिर हम उनको सलाह होती है हमारी की मैं अगर विवेक की इजाजत हो तो जो सवाल तरुण आपकी इजाजत हो तो तरुण जो आपसे सवाल पूछा था, मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कि ये सवाल पूछते हैं कि भाई और इनकम का क्या जरिया बन सकता है और किस प्रकार से अपनी इनकम बढ़ाई जा सकती है। तो दो मैं उनको सलाह देता हूँ, वो आप कहें, आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं। सर बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। पहला तो देखिए, मैं उनको सलाह देता हूँ कि आपको एक पैसिव इनकम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप यंग हैं, 30-35 साल के हैं या 25 और 35 साल के बीच में है, तो आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जो एक्टिविटी है, एक्टिव इनकम की पॉसिबिलिटी, सैलरी नॉर्मल बढ़ती रहती है पर थोड़ा सा एंथुजियाज्म कम हो जाता है, भाई बहुत साल हो गए बहुत को, तो एक पैसिव इनकम अगर साथ साथ बन जाए, उसके लिए मैंने जो शुरू में जिक्र किया था विवेक के मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लाभ जरूर उठाना चाहिए। और ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग मैं चाहूंगा कि आप किसी दिन स्पेशली इसके ऊपर एक शो करें, तो हम उसको एग्जांपल्स दे के समझाएंगे कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और कैसे एक बहुत छोटी सी इनकम कमाने वाली व्यक्ति को ये बहुत अमीर बना सकता है। ये पहली मैं उनको सलाह देता हूँ कि साहब पैसिव इनकम आप अपनी जरूर बनाइए, जो मैंने शुरू में एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की भी कोशिश करी थी। दूसरा, देखिए हर व्यक्ति जो नौकरी करता है या कामकाज करता है, उसकी ये इच्छा तो हमेशा बनी रहती है कि इनकम मेरी काश
एक्स नहीं एक्स प्लस होती, ये बढ़ती और ये इससे ज्यादा होती। तो आजकल तो पीछे आपको याद होगा मून लाइटिंग का जिक्र आया था, जहां लोग दूसरी नौकरी शाम के टाइम करते हैं, कुछ कंपनीज में उस पर रोक भी लगाई, बिल्कुल कुछ कंपनी ने छूट भी दे दी। तो दूसरी दूसरी नौकरी की तो बात अलग है, पर हर नौकरी करने वाले के खासकर जहन में विवेक मैंने देखा है कि कहीं एक एंटरप्रेन्योर अंदर दफन होता है, छुपा होता है। अब वो उसकी बिल्कुल हमेशा इच्छा रहती है काश मैं कुछ कल को अपना काम कर पाऊं, कंपनी के लिए तो बहुत कर रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ शायद अपने लिए करूँ तो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स कस्टमर व्हाटएवर। तो मुझे लगता है कि उस फ्लेम को हमेशा जलते रहना देना चाहिए। कभी ये सरेंडर नहीं करना चाहिए कि अब तो भैया हम नौकरी लायक ही हैं, हम अब कहीं अपना काम अब नहीं कर सकते। मैंने, आप मानेंगे नहीं, मेरे पास एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूं मैं। मेरे पास एक 81 साल के व्यक्ति आए, सच बात आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। उन्होंने आके मुझे कहा, उनको रिटायर हुए 21 साल हो गए थे, उन्होंने कहा कि मैं अपना स्टार्टअप लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये 2 साल 3 कोविड से जस्ट पहले जबरदस्त की बात है। आप मानेंगे नहीं, आज उनके स्टार्टअप की वैल्यू ऑलरेडी 15 करोड़ हो चुकी है। उनकी उम्र इस समय 84 साल की है। और वो उन्होंने, मतलब आप तो कोई उम्र नहीं है मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है आपको जब भी मौका मिले तो, और खासकर अगर नौकरी छूट जाती है किसी वजह से, तो फिर तो आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपको अपना काम हमेशा सोचना चाहिए कि आप शुरू करिए। और अब शुरू किया हुआ धीरे धीरे 2-4 साल में मैंने अमूमन देखा है कि सेट हो जाता है। मैं कई सैकड़ों स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूं। तो यही इनकम बढ़ाने के दो तरीके हैं विवेक, एक पैसिव इनकम जरूर खड़ा करिए, दूसरा अपना काम या एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए। कभी उस उत्साह को ठंडा मत होने दीजिए। ये मैं जरूर जिक्र करना चाह रहा था। जी। तरुण सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो जब ईएलएसएस स्कीम हम सेलेक्ट करते हैं या आप भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, तो क्या कुछ खास बातें बताते हैं कि ये आप, अगर क्लाइंट आपसे ही पूछता है कि मुझे ये स्कीम लेनी चाहिए, तो क्यों लेनी चाहिए, तो कुछ आंसर आप देते होंगे, या कुछ क्लाइंट्स खुद से सोच कर आते होंगे तो आप पूछते होंगे कि आपने क्यों लिया, तो कुछ वो खास बातें बताएं हमें। देखिए विवेक, इसमें जो ईएलएसएस को चुनने से पहले, उनका चुनाव करने से पहले 2-3 बातें जो खास ख्याल रखने वाली हैं कि एक तो इनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चुनाव बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। और परफॉर्मेंस ऑफ द फंड, एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारे फंड्स की परफॉर्मेंस सेम नहीं होती, तो उनको ये बैकग्राउंड चेक जरूर करना चाहिए कि भाई मैं कौन से फंड में जाऊं, कोटक में जाऊं, बहुत सारे एक्सेस हैं, और फिर मेरे के हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट एक बैकग्राउंड चेक जरूर हम सलाह देते हैं कि बैकग्राउंड चेक कीजिए और फिर आप अपनी जरूरतों को देखिए कि भाई रिस्क भी क्या है, क्योंकि ये जो स्कीम्स हैं ये अपना रिस्कोमीटर भी पब्लिश करती हैं कि भाई ग्रेटर रिस्क की तरफ है या फिर मीडियम रिस्क की तरफ है, या फिर एक एक थोड़ा सा कम, मतलब इसमें कम रिस्क तो नहीं है, हाँ मतलब ग्रेटर देन नॉर्मल या बहुत हाई रिस्क की तरफ है। तो उस चुनाव को करते हुए ही इन्वेस्टमेंट करना एक समझदारी का काम होता है। तो हम इसी तरीके से उनको सलाह देते हैं। बाकी बाकी मतलब बाकी टैक्स के पर्सपेक्टिव से तो मैं यही मानता हूं कि ओल्ड रिजीम में डेफिनेटली ये चुनाव किया जा सकता है, बट आगे के देखिए जो गवर्नमेंट का जो अब रुझान भी है, नई रिजीम को ही वो बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ कुछ टाइम बाद हम देख भी सकते हैं कि वो ओल्ड रिजीम को डिसकंटिन्यू ही कर दे, हालांकि ये कुछ वर्षों बाद हो सकता है, क्योंकि अब ओल्ड रिजीम में क्या है, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, वो अथॉरिटीज भी इतना सारा पूछती हैं। अब आजकल के डायनामिक सिचुएशन में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे, रखे, चेक करे। इवन कंपनी से राइट। भी ये कंप्लेन आती है कि हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, उनके पास लायबिलिटी आते हैं। तो कुछ वर्षों बाद हम देख सकते हैं बिल्कुल ही न्यू रिजीम में जाएगा। तो इसीलिए मैं जो एक टैगलाइन बोल रहा हूँ कि टैक्स शुड नॉट बी योर ड्राइवर फॉर इन्वेस्टमेंट। आगे आगे अगर नई पीढ़ी ये बात को नहीं जानेगी तो हो सकता है कि वो उस वे में फिर वो इन्वेस्ट भी ना कर पाए। तो मेरा तो यही मानना है कि टैक्स आपका नहीं कंसिडरेशन होना चाहिए, अपनी रिस्क को देखें, अपना बैकग्राउंड चेक जरूर करें, और उसी वे में फिर आप आगे इन्वेस्टमेंट करें। तो यही एक समझदारी का काम होगा। और आप अर्ली स्टार्टर हैं तो अर्ली ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, बजाय कि आपको मेन मुद्दा ये है कि अगर आप अपनी 10% तो मतलब कमाई का आप इन्वेस्टमेंट में जरूर डालना चाहिए, जिससे कि आपको एक, जैसे शरद सर भी बता रहे थे, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग लेना है। कितना भी आपके ना हो, मतलब खर्चे हो, सभी के होते हैं, तो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। वो अपनी जरूरियत, करंट रिक्वायरमेंट्स को
मद्देनजर रखते हुए अपना खर्चा करते हैं। तो बट थोड़ा सा अगर वो सेविंग का कल्चर इनकलकेट करें तो डेफिनेटली फिर उनका इन्वेस्टमेंट्स पे जाए रुझान बढ़ेगा और फिर वो बेनिफिट भी कमा सकते हैं, और वही पैसिव इनकम कमाने का भी एक नजरिया है। बिल्कुल। शरद सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। सर, जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपके पास क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए? देखिए, क्वेश्चन यही आते हैं विवेक के म्यूचुअल फंड जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स को चलाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, और सबसे बड़ी चीज जो वो हम लोग देखते हैं वो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। और एक पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, एक हम देखते हैं कि उसने जो अपने एसेट्स को या जो उसने पैसा इकट्ठा किया है उसने उसको किस तरीके के पोर्टफोलियो में लगाया है। हालांकि म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक भी होते हैं, निफ्टी होता है, मेटल इंडेक्स मेटल बेस्ड होता है, एफएमसीजी होता है, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, कुछ लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, बहुत सारे तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं। पर जो भी तरीका है, आप देखिए कि उसमें उसने जो कंपनीज का चयन किया है, जो सिलेक्शन किया है, वो कैसा है, उसका परफॉर्मेंस पीछे कैसा रहा है, उसने कितने रिटर्न्स दिए हैं पीछे, एनएवी कैसे परफॉर्म कर रही है, उतार चढ़ाव उसने कैसे झेले हैं, कितना वो इम्यून रहा शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उनको मैं ये सलाह दूंगा कि वो डेट फंड्स में जाएं, वो म्यूचुअल फंड, वो राइट। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में ना जाए। तो ये सब चीजें एसेट मैनेजमेंट कंपनी की क्रेडिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, कौन सा बैंक चला रहा है उसको, कौन सी एएमसी चला रही है, उसके पीछे प्रोमोटर्स कौन है, तो ये सब चीजें उसमें देखी जाती हैं और इसीलिए लोग एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। पर मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि आजकल आपको ये सब जानकारी ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो निवेशक परेशान ना हो कि हम किसके पास जाएं, भैया वो फीस लेगा, पैसे लेगा, जो भी लेगा। आप ऑनलाइन थोड़ा सा अगर समय लगाएं तो आपको ये सारी जानकारी वहां से मिल सकती है कि आपको वो म्यूचुअल फंड कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी एनएवी कितनी है। बिना ये जानकारी लिए कहा सुनी में आके, विवेक, मैं ये आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि कहा सुनी में आके निवेश मत करिए। आपका पैसा आपके लिए काम तब करेगा जब आप अपने पैसे को निवेश करने के लिए कुछ काम करके दिखाएंगे, तभी वो पैसा आपको रिटर्न जनरेट कर कर देगा। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा एक सब क्वेश्चंस मेरा दिमाग में आ जी गया कि सर, जी अगर मैं ईएलएसएस को लेता हूँ, एनपीएस को लेता हूँ और जो अन्य फिक्स डिपॉजिट्स को लेता हूँ, अगर इन सभी को टैक्स सेविंग पर्पज से मैं सोचता हूँ कि ये सारे एटीसी के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उन सभी में आपका अनुभव क्या कहता है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें चुनना चाहिए, सबसे अच्छा प्रोडक्ट देखिए, ये जैसे प्रोडक्ट? तरुण ने पहले जिक्र भी किया था कि वो आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। जो लोग मुझे अच्छा, चलिए आपकी बात का मैं सीधा, जो लोग यंग है जी। विवेक, मैंने देखा है वो लोग रिस्क लेने में ज्यादा घबराते नहीं है, वो ईएलएसएस में बड़ी आसानी से निवेश कर देते हैं। जबकि जो थोड़े रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वो चाहते हैं हम प्रोविडेंट फंड में, पीपीएफ में, एनएससी ले ले, बैंक की 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करा दे, उनका रुझान उस तरफ रहता है। तो रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करेगा। अगर आप रिस्क एवर्स नहीं है तो आप ईएलएसएस में बिल्कुल करिए, म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल करिए। पर अगर आप बहुत, अब ये, और मैं ब्लेम नहीं करता हूँ जो लोग रिस्क एवर्स है, उन पे मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये उनकी अपनी सोच है और वो सोच एक तरह से ठीक है, क्योंकि लोगों के पैसे कई बार डूब भी जाते हैं। पर जो लोग रिस्क लेते हैं वो ज्यादा कमा भी जाते हैं। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न, ये तो इन्वेस्टमेंट में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो ये रिस्क हम लोग क्या करते हैं विवेक, कि जब भी कोई हमारे पास आता है तो हम उसकी पहले प्रोफाइलिंग करते हैं, हम उसकी वेल्थ प्रोफाइलिंग, उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं कि उसकी आगे रिक्वायरमेंट क्या है, उसने कल को घर बनाना है इस पैसे को कमा के, शादी ब्याह करना है, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, कोई गाड़ी वगैरह लेनी है, क्या बड़ा कोई हॉलिडे के लिए सेव कर रहा है। तो ये उसकी उसकी एस्पिरेशंस क्या है, उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, उसकी एज कितनी है, उसकी मंथली सेविंग्स कितनी है, उसकी ओवरऑल सेविंग्स कितनी है। बिकॉज अभी जो बात हुई थी कि नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, ये प्रिंसिपल भी अप्लाई Exactly. करता है। तो हम उसको एक वेल स्प्रेड निवेश का पोर्टफोलियो बना के देते हैं, उसकी रिस्क एपेटाइट और उसकी इनकम, वेल्थ और उसके प्रोफाइल को देखते हुए। मैं अगर सर, इसमें बहुत इजाजत हो विवेक तो एक बात जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। इनफैक्ट लिक्विडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सर बहुत ने हालांकि बहुत टच अच्छी बात। अपॉन किया है। बिल्कुल। अब आप ये पूछें कि देखो एनपी कोई भी फंड अच्छा बुरा की बात नहीं होती, ये सारे ही स्कीम जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं ये बहुत ही, अगर आप इनके फाइन प्रिंट्स को पढ़ें तो ये बहुत ही फायदा दे सकती है, बशर्ते इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही समझदारी के साथ, सोच के साथ किया जाए। अपनी जरूरत या आपके हिसाब से आप लगाएं। लिक्विडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मैं ये नहीं कहूंगा एफडी में रेट कम है तो आप मत लगाएं भाई, एफडी में आप जा रहे हैं तो आप
अपनी समय पे अगर आपको जरूरत है तो आप निकाल भी सकते हैं। हालांकि ऐसा सच्चाई फिर उसमें नहीं है अगर आप एनपीएस में जा रहे हैं या फिर आप ईएलएसएस में जा रहे हैं। तो सभी अपनी जरूरत आपके हिसाब से या फिर लिक्विडिटी नीड्स के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट जैसा कि सर ने टच अपॉन किया, उसी के हिसाब से अपना चयन करें। तो कोई भी फंड ऐसा नहीं है कि वन स्कोर्स ओवर द अदर, बट हाँ कुछ फायदे नुकसान सभी के हैं, तो अपना वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो ही करना समझदारी होती है। बिल्कुल, मतलब महंगाई को जो प्रोडक्ट बीट कर दे और आपको सेफ्टी भी प्रदान करे, वो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। और अगर आप टैक्स बचाने की साइड पर जा रहे हैं तो ईएलएसएस और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए। बहुत मजा आया तरुण सर आपसे बात कर। शरद जी आपसे भी सर बहुत मजा आया, और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने इनपुट्स देने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।